बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं और खुशाब में मैदान सजा और मुस्लिम लीग नून ने ये मैदान मार लिया है। तहरीक इंसाफ इस मार्के में पीछे रही है एक मरतबा फिर से। तो क्या वजूहात हैं कि तहरीक इंसाफ को जितने भी ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं उनमें हार का सामना करना पड़ रहा है? आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं और NA 249 की रिकाउंटिंग पर भी बात करेंगे जो कल इत्तेहादी बने, आज एक मरतबा फिर से आमने सामने आ चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दूसरे के ऊपर वार जारी हैं, लफ्जी वार हैं। PDM के मुस्तकबिल को भी इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जबकि मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है, आटा चीनी बहरान है और गायब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी जो है बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। तकरीबन 68 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ किया गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ से। तो जिम्मेदार कौन है? और वजीर खजाना जो है शौकत तरीन साहब, उन्हें टास्क मिल चुके हैं, महंगाई से लड़ना है और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि IMF हमें सांस तो लेने दो, लेकिन बिजली महंगी होती है या नहीं होती इसका फैसला अभी बाकी है। और वजीर आजम इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सुफरा पर बरहम हैं और पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलती और बाहर जाकर ज़र मुबादला भेजते हैं, लेकिन सफारतकार अच्छे नहीं होते तो जाएं कहाँ। पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में बसते हैं उन्होंने गिले शिकवे बहुत ज़्यादा किए हैं और वजीर आजम ने इजाला करने की भी बात की है। और बात करेंगे कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। तो पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है और ईद की भी आमद है और शॉपिंग सेंटर्स में, बाजारों में रश लगा हुआ है और हुकूमती इक़दाम तो जारी हैं लेकिन अवाम की लापरवाही भी है। और भारत में जो है कोरोना की सूरत हाल हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है और कश्मीर में भारत की जानिब से जो कहर ढाने का सिलसिला है वो अभी भी बंद नहीं हुआ। कल का वाक़या है कि हुर्रियत रहनुमा जो हैं अशरफ सहराई वो इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। इनके ऊपर भी बात करेंगे और कश्मीर के हालात के ऊपर भी बात करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो शख्सियत स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दूँ। तो जनाब खादिम अली मांडला साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़िमनी इंतखाब का जो है सिलसिला जारी और सारी है और पार्टियां जो हैं आमने सामने हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग आमने सामने हुए खुशाब में और देखा गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा है। सर, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजूहात हैं कि इस ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे ही पीछे है और जो दीगर पार्टियाँ हैं वो आगे ही आगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। ज़िमनी इंतखाबात जिस तरीके से पंजाब में डस्के का इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये दूसरा इलेक्शन है, कराची में इलेक्शन आपने 249 का देखा, तो मेरा ख्याल है कि अवाम भूख, बेरोज़गारी, महंगाई से बेजार, फिर गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को, बातों को जब सामने रखेंगे तो मेरा शिकस्त तो इनका मुकद्दर है, सही PTI का, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। यानी कि किसी चीज़ के ऊपर भी जो इन्होंने कंट्रोल जो है वो प्रॉपर नहीं किया। सही तकरीरों में, स्पीचेस में और ख़ुद अरस्तू बनने में तो ये माहिर हैं। जहाँ भी जाएंगे इनके लिए तो बहुत अच्छा पाकिस्तान, ऐसी गवर्नेंस, लेकिन निज़ाम ऐसा है कि निज़ाम ने जो है वो साथ इनकी तकरीरों का नहीं दिया। सही, क्योंकि निज़ाम जो है बेनिफिशरी है उसी माफिया के साथ। सही, वो कहते हैं ना कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो ना हो सका वो अखबार में आ जाएगा। चोर और चक्कों की करो कदर, मालूम नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। सही कि ये 3 साल जो गुजरे हैं, जो एहतसाब का नारा लेकर PTI आई थी कि इन चोरों, डाकू, लटेरों को जो है वो जेलों में डालेंगे, उल्टा लटकाएंगे, इनको सज़ाएं होंगी, तो जब वो ना हो सका तो मेरा ख्याल है अभी लोग मजबूरन उन डाकुओं की तरफ जो है वो रुजू करेंगे। नहीं, नए पाकिस्तान का जो नारा और दावा किया गया था तो वो फिर महज दावा और नारा ही था। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, नारा अज़म में कोई शक नहीं था, निज़ाम ने साथ नहीं दिया ना। निज़ाम आपका इतना बसीदा है कि जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए वो असम्बली में बैठ जाते हैं आके, जिनको जो है वो चक्कियाँ पीसनी थी उनको वो आके हुक्मरानी करेंगे। यानी कि मुझे बताएं ना कि जहाँ तो मुजरम आपके ये मफरूर आज़म बाहर है, एक नवाज शरीफ, उसको जेल में जो है वो नहीं रख सकी। इतनी कमज़ोर सलाखियाँ आपकी मगरमच्छों के लिए।
उसकी बेटी जो है ना वो मरियम, वो सयाद ज़ाब्ता है, वो बात जेलों के अंदर नहीं रख सके आप। ये जो शहबाज शरीफ है, ये टीटी मतलब कि कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 7 अरब, ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। तो यानी कि वो निज़ाम जो है ना वो डाकुओं को प्रोटेक्ट करता है। तो जब निज़ाम साथ आपका नहीं देगा तो हुक्मरानी जो है ना फिर डाकू, चोर, लटेरे और कातल ही करेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है निज़ाम बदलने का अज़्म तो लेके आई, उन्होंने यही बातें की कि हम निज़ाम को बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन माज़रत के साथ अभी तक किसी के ऊपर करप्शन के एलिगेशन जो है मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सके। सारे ज़मानतों पर बाहर हैं और ज़मानत तभी मिलती है जब केस तवालत का शिकार हो जाए, कोई मुसद्दिका बातें नहीं की जाती और फिर अदालतें नैब के पीछे होती हैं कि नैब जो है वो मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी करके हमारे सामने नहीं लेके आती। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि चीज़ साबित नहीं होती है। इसी पाकिस्तान में एक गरीब आदमी जब वो थाने जाता है तो उसकी शलवार उतार के जब छतरोल करते हैं तो 10 मिनट में हर चीज़ साबित हो जाती है। उसकी जमानत भी नहीं होती, उसको वकील नहीं मिल पाता। यही पाकिस्तान है कि जनाब अली बंदे घर बैठे होते हैं और अदालतें जो है ना उनको जमानतें दे देती हैं। सही, बंदे मुजरम होते हैं और 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर उसको इजाजत मिल जाती है कि आप बाहर चले जाए। सही, तो साबित कौन करेगा? साबित वो जिन लोगों ने करना है वो उनको सैल्यूट लगाते हैं, उनके दरवाजे खोलते हैं, उनके बूट पालिशी है, उनके कदमों में बैठते हैं। तो इनसे जो है ना वो साबित की आप उम्मीद रखते हैं। आपका मुल्क तबाह हो गया, 112-13 बिलियन डॉलर का मकरूज हो गया, तो ये किन्होंने लूटा है? तो मेरा ख्याल है अगर ये साबित ही नहीं इदारे कर सकते, इनमें इतनी अहलियत ही नहीं है, तो इन इदारों का क्या फ़ायदा? क्या मुझे बताएं कि गरीब आदमी को जो है ना वो तो 5 मिनट में उनकी रिकवरी भी कर लेंगे, बरामदगी भी कर लेंगे, पुलिस भी अलर्ट हो जाएगी, गरीब के घर के ऊपर ऐसे दावा बोलेंगे जैसे जो है ना वो कोई इंडियन जो है वो फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे। लेकिन आप ये भी तो ना कहना, क्योंकि जो हुकूमत चल रही है उसमें बहुत से लोग माजी के हुक्मरान ही बैठे हुए हैं और वो लोग आके बैठे। बात देखो हुक्मरानों की नहीं है, ये जो हुक्मरान है ना वो किसी भी पार्टी को, सही, इनका तो काम ही करप्शन है ना। हुक्मरान करप्शन है, सही, ये पूरा करप्शन क्लब है। ठीक है, ये अभी एक एमपीए या एक एमएनए जब इलेक्शन लड़ता है तो करोड़ अरब रुपया लगाता है। सही, वो अवाम के लिए नहीं लगाता, वो अपने लिए लगाता वो अपने लिए लगाता नहीं, उसको उसने 10 टाइम 20 टाइम पता नहीं कितने 100 टाइम जो है ना वो मल्टीप्लाई करना होता है। मुझे बताएं अगर ये इतने खैर खा अवामी नुमाइंदे, अवाम की खिदमत, किसी एक एमएनए एमपी या मिनिस्टर के गाँव में मुझे बताएं कोई एक फ्री डिस्पेंसरी बता दे बंदा कि भाई उधर से कोई गरीब आदमी दुआ ले जी फ्री देते हैं हम, और यहाँ आके मुल्क को लूटते हैं और पता क्या कहते हैं, हम तो अवाम की खिदमत के लिए आए। ये तो इनके गांव देहातों में जाके हाल देखे, कोई एक बंदा मुझे बताए। और ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये किस लिए करते हैं? ये तो खाना खिला के किसी को राजी नहीं। ये निज़ाम आपका करप्ट है। हम जो है तनकीद करेंगे अदारों के ऊपर जो तनख्वाहों के ऊपर पलते हैं, रियासत तनख्वाह देती, पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, तो जब वो चोरों को सलूट लगाएंगे, उनको प्रोटोकॉल देंगे, तो पकड़ेगा कौन? FIA का काम है, नैब का काम है। तो मुझे बताएं कि ये सारे जितने भी आपके जो सरकारी एहलकार है, पुलिस से ले लें, FIA ले लें, नैब ले लें, दूसरे अदारे, रेवन्यू, वापडा, जो भी इदारे हैं, आप इनकी तनख्वाहें देखें, इनकी मराद देखें और इनके प्रोटोकॉल देखें और इनकी औलादें कहाँ कहाँ पढ़ रही हैं, इनके कहाँ कहाँ बिजनेस हैं, तो आपको नजर नहीं आ रहा है। जब 80% अपनी तनख्वाहों से ज़्यादा इनकी मराद आप देखेंगे, इनके जो है वो आप अखराजात देखेंगे, तो उसको कौन जो है वो ठहराएगा कौन? सही, इदारों की कारकर्दगी पर भी बात सवाल तो उठता ही है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में क्योंकि बात इलेक्शन की हो रही है, ज़िमनी इलेक्शन की, ज़िमनी मार्के की, तो मरियम नवाज़ खुश हैं। तहरीक इंसाफ के लिए सोच का मकाम है कि वो बार बार हार रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी जीत मिलती रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जीत मिलती रही है। देखो बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शन की बात है वो तो अभी सोचना PTI को कि कहाँ कमजोरियाँ हम में, क्या हम डिलीवर नहीं कर पाए लोगों को। ये तो वसीम प्लस से जो है ना पूछे ना इमरान खान कि जो वसीम प्लस लगाया है
पूरा पंजाब 60% पूरे पाकिस्तान का इतना बड़ा सूबा आपने दे दिया है, तो उसकी कारकर्दगी पूछ। जो जगीर तरीन ने पूरा ग्रुप वो जनूबी पंजाब से इकट्ठा कर दिया, तो ये तो जवाब जो है ना वो शाह महमूद कुरैशी से। लेकिन वसीम अकरम प्लस कहते हैं कि पंजाब की जो कारकर्दगी है तमाम दीगर सूबों से बहुत बेहतरीन जा रही है। वो तो नजर आ रही है ना, सही, कि आप पूरे पंजाब में रोजाना कोई ना कोई बंदा काम कहता है हमें भाई कि ये इसको फोन करो, पूरी ब्यूरोक्रेसी, कोई डीपीओ, कोई डीआईजी, कोई आरपीओ फोन उठाने को तैयार नहीं। जब से इनकी हुकूमत आई है सही, कोई डीसी फोन उठाने को तैयार नहीं है, यानी कि अपने मिनिस्टर फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो वहां में इनकी शक्लें देख के वोट देगी, इनकी तकरीरें सुन के वोट देगी। भाई आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपके काम है, फोन लोग करते हैं, फोन कॉल सुने, जब कॉल नहीं सुनेंगे, जब हल्के में जाएंगे तो लोग ठोड़ लगाएंगे और रिजेक्ट करेंगे इनको। फिर सही, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी कुछ अरसा पहले जाके गिलगित बल्तिस्तान में एक तकरीर की है। उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी सोच आती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बहुत से वजीरों को, बहुत से मशीरों को मुझे नहीं लगाना चाहिए था, मगर मैंने उन्हें लगाया। लेकिन आप वसीम अकरम प्लस की बात कर रहे हैं तो वो वसीम अकरम प्लस पे मुकम्मल तौर पर मुतमईन और एतमाद करते हैं। देखो बात यह कि उसको तो एतमाद मिल रहा है ना जी, वो तो कर रहे हैं ना एतमाद। अवाम को उनके एतमाद से गर्द नहीं है। अवाम के साथ जो वादे किए हैं अवाम तो वो चाहती कि जब किसी की थाने में सुनवाई नहीं होगी, कोई ब्यूरोक्रेट बात सुनने को तैयार नहीं होगा, जब अवामी नुमाइंदे आपके बात नहीं सुनेंगे, तो मुझे पता है क्या करें। कि उस्मान फौजदार की शक्ल तो नहीं देख रही किसी ने, सही, कि भाई वो खामोश रहता है, वो बैठा है, वो देखना किधर है, बात किधर कर दी है, तो क्या बंदा उससे करेगा। इतना बड़ा सूबा दिया भी, ये हिसाब ले उससे कि भाई क्या नला किया आप में। जब प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट, ये तो अक्सर हमने देखा। ये आप पीपल पार्टी में कोई एक इलेक्शन जीत के दिखा देना पीपी कैसे, उसकी वजह यह है कि उन्होंने पता कैसे काम किया जाता है। सही, ये नॉन लीग और ये पीपल पार्टी ये पूरा इंजीनियर करते हैं। सही, इलेक्शन जीतना कैसे है, वोट कैसे लेने हैं, फिर इनको कैसे, अभी इनके तो एक ब्यूरोक्रेट इनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो जब आज भी उन्हीं के काम कर रहे हैं, वो नून लीग के काम हो रहे हैं, उनके नुमाइंदात हैं, उनके भर्ती किए हुए हैं, कोई सिस्टम ही नहीं इनके पास। और वही लोग, वही ब्यूरोक्रेट जो उनके लगाए हुए एसी थे, जो उनके डीसी थे, इनको ढंके को 36 डीपी और 36 डीसी नहीं मिल सके। और वही आप जो मेन सीटों के ऊपर पूरे पंजाब में देखें कि जितनी ब्यूरोक्रेसी तैनात है, वही शहबाज शरीफ, वो जो पापड़ वाला क्या था, अकाउंट वाला, वो उसके जो है ना वो जो थे दाएं बाएं, वो सारे अहम पोस्टों के ऊपर बैठे, जो उस वक्त उनसे डिक्टेशन लेते, आज इनके काम करेंगे। फिर जब कमजोर हुकूमत होती है तो फिर तो ब्यूरोक्रेट बहुत ज्यादा होशियार है, सही, ब्यूरोक्रेट बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और क्योंकि तब्दीलियां भी बहुत ज्यादा होती रही हैं, थोड़ी सी बात करेंगे NA 249 की भी, क्योंकि NA 249 में भी मार्का हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीती ये मार्का, लेकिन नून लीग को लगता है कि ये मैदान उन्होंने मारा। रिकाउंटिंग की बात हुई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कल तक जो इत्तेहाद कायम हुआ था PDM की वजह से, दोनों इत्तेहादी हो चुके थे, मौजूदा हुकूमत को गिराने जा रहे थे, मगर अब उनमें बहुत ज्यादा दरारें आ चुकी हैं, तो क्या वजूहात हैं? और एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी बहुत ज्यादा जारी है, तो क्या सिर्फ ये मुफाद की सियासत है? देखें असन, चूंकि ये नजरियाती ग्रुप नहीं है, सही, ये मफादातियों के टोले। तो जो नजरियाती ग्रुप है उसने क्या किया? मैं वही बता रहा हूँ, उसमें वो केला नजरियाती तो है ही नहीं है ना। सही, उसके साथ कौन से हैं? यही चौधरी, जिनके लिए क्या कहता था ये इमरान, ये कहता था पंजाब के सबके बड़े डाकू, सही, साथ बैठे हैं। MQM के लिए क्या अल्फाज थे मुझे बताया ना, कि जनाब दहशतगर्द, वो साथ बैठे। वो कि उसके पास तो इतनी मेजॉरिटी नहीं कि वो कानून साजी कर सकता। अगर इतनी मेजॉरिटी होती वो कानून साजी के लिए जो है ना, वो अपनी पार्टी उसके पास वोट होते पूरे, तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई ढंग जो है ना, ये निज़ाम इस तरह का बन जाता कि कम से कम ये डाकू चोर जिनको जेलों में रहना था ये बाहर ना रहते। तो वहाँ आप 249 की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये इकट्ठे कब होते हैं? ये सिर्फ इनकी हुकूमत जब तक है ना, इनके खौफ की वजह से वो इकट्ठे भी रहते हैं। अभी एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अब तो अलग है ना। नहीं अलग शक कोई नहीं, कहाँ से अलग है? अच्छा, ये इकट्ठे ही हैं, ना इकट्ठे हैं ना अलग हैं। सही,
वो एक बयान उधर से दागता तो इनके एक एक बयान सबके उठा ले, सबके बयान जो है ना वो तोपू के रुख हो जाएंगे इमरान की तरफ। जब वो सुस्त पड़ते हैं तो ये आपस में लड़ाई शुरू कर देते। सही। तो अभी ये है कि ये नून लीग और पीपल पार्टी, इनको पता है कि इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की है 30 साल, तो उनको पता है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कमीशन के उधर अमले को, फिर जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसरों को क्या क्या होता है, तो वो एक दूसरे को जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि पीपल पार्टी की वहाँ हुकूमत है, तो वो इलेक्शन कैसे जीतना है वो जानती है। जब इनकी हुकूमत ही थी इनको भी पता था ये कैसे जीतते हैं। हम पंजाब में, हमारा तलक पंजाब से है ना, तो बिल्कुल अब जिस तरीके से जबर और जुल्म और नून लीग और कैसे पुलिस और प्रेसिडेंटिंग अफसर, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वोट कराने वाले कौन होते हैं? ये स्कूल मास्टर, स्कूल मास्टर प्रेसिडेंटिंग अफसर है जी। प्रेसिडेंटिंग अफसर को पता नहीं अगर मैंने सिटर गवर्नमेंट का साथ ना दिया तो मेरी पोस्टिंग जो है ना उठा के पता नहीं कहाँ से कहाँ का, हमने देखा है ये नून लीग के यही हथकंडे थे। ये गुलामाना तर्ज के ऊपर जो है ना वो इस मुल्क को चलाते थे एक पूरे दबदबा के साथ, लेकिन ये बांड बाजार जो है वो काम ये कर नहीं सका। और ये डंडे के बगैर अवाम चलती नहीं। सही। वो तो बिल्कुल करेगी, इधर काम करेगी उनका नहीं। तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की भी बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या इन तमाम मामलात को बदलने में मदद देगी? क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो हैं उन्होंने ये रिकाउंटिंग के ऊपर बयान देते हुए ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बातें हमने बहुत सुनी हैं और ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो 4 महीने की होते हैं, उनकी उम्र 4 महीने से ज़्यादा नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपको लगता है कि जो अभी इलेक्शन की बातें हो रही हैं या जो तरीक़ेकार जिसे आप भी बयान कर रहे हैं कि डंडे के जोर पे होता है सारा कुछ, तो क्या बदल पाएगा ये? देखो बात यह है कि अभी सीरियस है कोई अपोजिशन पार्टी में? पीटीआई तो पूरे जोरों शोर से इस बात के ऊपर जो है ना फोकस है कि किसी तरीके से जो हर आने वाला इलेक्शन जिसमें धांधली का रोना पीटना चीखना जो है ना वो लगा रहता है, इसका खात्मा हो जाए। जीतने वाले को पता चले जीत गए हैं और हारने वाला भी उसको एक्सेप्ट करे। तो वो तब भी है कि जब आप सिस्टम जो है ना वो शफाफ बनाएंगे, लेकिन शफाफियत की तरफ जाने को तैयार नहीं है। अभी अपोजिशन कोई भी एग्री नहीं हो रही। पीपल पार्टी के आप बयान देख लें, आप नून लीग के बयान देख लें, वो कहते हैं ये काम ही नहीं है। ये क्या काम है हुकूमत जी? वो ई वोटिंग की तरफ चली जाए या जो मशीन है ई वोटिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसकी तरफ चले जाए। हालांकि दुनिया ने ये काम, अभी हमारे पड़ोस में भारत है तो वहाँ भी तो यही सिस्टम है कि वहाँ ऐसे अभी वो अभी किस सदी में रह रहे हैं, वही वो डब्बा सिस्टम। और ये क्यों शफाफियत की तरफ नहीं जा रही है लोग? कि कुछ तो खौफ है ना, कुछ तो दाल में काला है कि जिसके सर के ऊपर बल बोते के ऊपर इन्होंने जबर और जुल्म के साथ हुक्मरानियाँ कायम की हैं। बंदे मार मार के, कोई 14 बंदे साने मॉडल टाउन में गिरा दो, कोई 100 बंदे को दिन दिहाड़े गोली लगा दो। कोई सजा किसी को हुई है इस मुल्क में? जब बंदों को आप दिन दिहाड़े कत्ल करो तब भी सजाएं ना हो, तो मेरा ख्याल है वो उनको जो सूट करते हैं। सही। मारला साहब यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी, नाज़रीन एक ब्रेक ले रहे हैं और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे महंगाई के ऊपर और हालात के ऊपर कि क्या वजूहात हैं महंगाई और गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से जो तहरीक इंसाफ है मुसलसल हार का शिकार हो रही है। हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इलेक्शन में जो तहरीक इंसाफ को हार का सामना करना पड़ रहा है उनकी वजूहात जानने के लिए। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं महंगाई के ऊपर भी और माफिया के राज के ऊपर भी। तो खादिम अली मांडला साहब, अपोजिशन जो है उन्होंने बड़ी खुल के तनकीद की। बिलावल भुट्टो साहब के बयान को मैं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि माफिया की सरपरस्त जो है वो मौजूदा हुकूमत है और मुल्क में ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है और ना ही कोई दोराए है कि महंगाई तो है। चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है, शेख और नोश के दाम भी कहां से कहां चले गए हैं और हुकूमत बस यही कहती रह गई कि हम इस माफिया को पकड़ेंगे, इस माफिया को तोड़ेंगे, इस माफिया को ये कर देंगे, इस माफिया को वो कर देंगे, लेकिन माफिया उनके काबू ना आया। देखिए असर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि माफिया की सरपरस्ती हमेशा हुकूमतें ही करती। सही। क्योंकि जब मसूफ वालों की अपनी हुकूमत थी तो वो खुद एक माफिया थे। मतलब बाप उनका जो टीटी फलूदा चलूदा पता नहीं कौन कौन से कोंट
फिर वो अयान अली, फिर वो लांचें, फिर तय खानों में पैसे, तो सरपरस्ती तो खुद ही करते हैं ना ये। सही। मुझे पता है कि जितना लूटा मुल्क को उन्होंने, तो ये खुद सरपरस्ती कर रहे थे, क्योंकि हुक्मरानी करके ही तो ये पैसा इकट्ठा करते, सही। तब भी तो मुल्क को लूटते हैं। फिर उससे पहले ये हुकूमत नून की थी, ये सरपरस्ती सारी। सरपरस्ती क्या करनी होती है, वो बेनिफिशरी होते हैं, पार्टनर होते हैं सारे। बस जिस तरीके से जब पैसा बाहर गया, अंपायर बने हैं सबके, ये पापड़ वाले जो शबाज, नवाज, सलमान, हमजा, मरियम, अली इमरान, साकडार, खाजा बरादरान। चलिए, वो तो चोर थे, वो तो करते थे। मौजूदा हुकूमत ने क्या किया है? मौजूदा हुकूमत भी वही करेगी ना। सही। मौजूदा हुकूमत क्या ऊपर से नाज़िल हुई है? सही। ये क्या करती? इन्होंने भी वही कुछ करना है। आपके सामने ये चीनी चोर, गंदम चोर, मेडिकल स्कैंडल, ये मुझे ये जितनी ये खरीदो फरोख्त इन्होंने की है इसमें, ये कोरोना के इंस्ट्रूमेंट में अरब हार पे के स्कैंडल इनके, तो ये ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, तो ये कमा रहे हैं ना हराम। और कैसे टमाटर बहरान से बात शुरू हुई थी, आज कहां तक पहुंच चुकी है? देखो, बात ये है कि जब तक हुक्मरानों की सरपरस्ती नहीं होती, एक हल्के में एक SHO ईमानदार आ जाए, तो उस इलाके में चोरियां बंद हो जाती हैं। तो इतनी मेगा करप्शन जो करते हैं, जो सौदे करके कमीशनें खा खा के, तो ये बड़े ओहदों के ऊपर बैठ के बड़े बड़े वज़रा के कलमदान लेकर ही ये फ्रॉड कर सकते हैं ना। ये वैसे तो मुझे बताओ, ये जिन्होंने ये पापड़ टीटी कोंटू वाला, इनको कौन पूछता था वैसे? सही। ये इसी हौसत में बैठ के, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वजीर आला के हाउसों में बैठ के इतनी बड़ी करप्शन करते हैं ना। गरीब आदमी तो 5 रुपए की चोरी करे तो पुलिस वाला अगले 10 मिनट में बरामद कर ले। तो इनको तो प्रोटोकॉल देना ना, भाई चोर साहब चोरी कर रहे हैं, लेटर साइन हो रहे हैं, कमीशन हो रहा है, किक बैक हो रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, और दारे आपके कमजोर है। अदारे जब तक इस अहल नहीं आप लोग कर दोगे कि अगर कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे है, सदर है, गवर्नर है, वजीर है, जिधर चोरी करे उसी टाइम उसको गिरेबान से पकड़ के जेल में बंद कर। जब तक आपके दारे इस काबिल नहीं होंगे, तो ये डाके मारने से बाज आएंगे। ये और इनके फ्रंटमैन जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सब ने इसी तरीके से मुल्क को लूटा। गरीब को क्या मिला है? गरीब को आज भी हेल्थ नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है, सही, बदन के ऊपर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, 1 किलो चीनी लेने के लिए 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगा के जो है ये तवार बाजारों में और ये रमजान बाजारों में लोग जलील हो रहे हैं, और उसके साथ और चीजें भी लेनी पड़ेंगी। वो देने क्या, वो उसके पास पैसे ही नहीं। फिर ये कितने लोग बेनिफिशियरी होते हैं, और उसमें भी आप स्कैंडल देखेंगे, उसमें भी आप फ्रॉड देखेंगे। ये जितने रियाद बाजार और फलाने बाजार, उसमें भी माल खा रहे हैं, ठेके अपने मनपसंद बंदों को देंगे, उसमें फिर इनके कमीशन होते हैं। ये सड़कें, नालियां, ये रोड रास्ते बनते हैं, MNA MPA को जो डेवलपमेंट फंड मिलते हैं, तो वो किस लिए? वो इसलिए कि उनको कमीशन मिलता है। महंगाई पे काबू कैसे होगा फिर? महंगाई पे काबू कुछ नहीं कहा हो जाएगा। अच्छा, कौन कहता होगा? सही, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वजीर खजाना जो है, उनके बयान को भी साथ ही मैं ले लेता हूँ। शौकत तरीन साहब जो हैं, अभी वजीर खजाना आए, उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। वो कौन सी आखिरी हद है जिस तक वो जाएंगे, उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने IMF को भी चैलेंज किया है। उन्होंने कहा, चैलेंज कह रहा हूँ कि उन्होंने IMF को कहा कि हमें सांस लेने दें, आप अपनी जो टैक्सों की भरमार की बातें हम पे आयद कर रहे हैं उसको कम करें, क्योंकि अगर हमने बिजली के टैक्स बढ़ा दिए, क्योंकि IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि बिजली महंगी की जाए, अगर टैक्स बढ़ाएंगे, अगर बिजली के रेट्स बढ़ाएंगे तो टैक्स बढ़ेंगे। और फिर उन्होंने FBR को भी निशाना बना दिया। तो वो इस हवाले से पुरअज़्म हैं हमारे जो चौथे वजीर खजाना हैं शौकत तरीन साहब, के महंगाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तो कौन सी हद होगी? देखिए, बात यह है कि कल वजीर खजाना की एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सही। पहले तो ये जो कलमदाना मेरा चौथा बंदा है ये वजीर जी 3 सालों में जी। पहले वो अरस्तू आया थे, असद उमर के बाद फिर मेरा ख्याल है वो हफीज शेख साहब थे, वो उसके बाद मेरा हमाद अजहर साहब, हमाद अजहर को कलमदान कुछ दिन दिया। तो ये वही मसूफ हैं जिसके लिए ये सारे ही उठ के बयान, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये भी यही करेगा। सही। ये जितने हैं, ये शेख रशीद, ये जितने भी हैं जो बैक्स गवर्नमेंटों के साथ ये रह के जब कहते हैं तो आगे पता क्या बताते हैं कि पिछली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क किया। ये नहीं कहेंगे कि हमने किया था पहले। सही। ये खुद ही थे ना। सही। वो बात है कि कल एक बात उन्होंने अच्छी कही कि जो अपोजिशन पहले कहती है
कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठा नहीं चल सकता। सही। तो मेरा वो जरदारी वाला बयान मेरा है वो देने के लिए पीपल पार्टी में रहा ना पहले ये सही। तो मेरा ख्याल है वो इसने कल खुद भी कहा है कि नैब की वजह से परेशान है, सरमायादार ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं है, जो हरासमेंट है, फिर FBR की हरासमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि उनके बयान के ऊपर इसका बयान भी अच्छा है। तो बाकी आपने लड़ना क्या है या किसको बताना क्या है, जब आप कर्ज लेते हो, मकरूज आदमी की औकात एक गुलाम से बढ़ के नहीं होती। सही। आप किसी बैंक में जो है ना वो गाड़ी लेने चले जाओ लोन, वो 10 सफ़ों की वो निकालते हैं प्रिंट, कहते हैं साइन करो, आप एक फुल स्टॉप चेंज नहीं कर सकते हो। वो आप कहोगे ना ये शर्त मंजूर नहीं, कहेंगे यार हमारी पॉलिसी नहीं है, जाओ। मांगना भीख, मांगना कर्जा, आप उनसे कहोगे। और भाई आप अगर इतनी अहलियत ही नहीं रखती है ये हुकूमतें कि अपने वसाइल के अंदर रहकर मसाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो हुकूमत करने का तो फिर हक ही नहीं होना चाहिए। ये कशकोल पकड़ा हुआ है जी, जा रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, कर्ज दे दो जी, भीख दे दो जी। भाई जब वो उनकी एक पॉलिसी है, लेकिन वो कहते हैं मजबूरी के तहत हमें जाना पड़ा, हमारा ग्रोथ रेट इंतहाई कम था और मामला इतने कम थे, मईशत जो थी वो दगरगूं थी, इस वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। वरना हम भी नारों में कहते थे, हम भी गवर्नमेंट में आने से पहले हम भी यही कहते थे कि IMF के पास नहीं जाएंगे हम। देखो बात ये है, चोरी कब बंद होती? जब चोरों को बंद करो। सही। डाके कब बंद होंगे? जब डाकुओं को आप जेलों में बंद करो। अच्छा। दहशत गर्दी कब बंद होगी? जब दहशत गर्दों को उल्टा लटकाओगे। ये तो मुआशी दहशत गर्द है सारे। सही। सरमाए जो है मुल्क लूट के बाहर ले गए हैं, हमें जो है ना वाम गरीब को तकरीर मिलती है सुनने को कि भाई तकरीर सुन लो, भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। होना क्या, तजलील इंसानियत की थोड़ी हो रही है, ये मुल्क को खा गए हैं। सही। मुझे बताएं कि इसका हल ये है कि सजाएं, जिस मुल्क में जजा और सजा का कंसेप्ट ही नहीं है, तो ये तकरीर सारा दिन करता रहे। प्राइम मिनिस्टर उतरे तो दूसरा मिनिस्टर आ जाए, वो उतरे तो तीसरा आ जाए, वो उतरे तो अपोजिशन बयान दे दे। भाई इनके पास तो काम ही और कोई नहीं बयानों के अलावा। सही। क्या काम किया इन लोगों ने मुल्क को मकरूज करने के अलावा, मुल्क का सत्यानाश करने के अलावा? तकरीरें कर दी, अपने महल्लात बनाए, अपने प्रोटोकॉल लिए और यशी की। इसके अलावा इन लोगों ने क्या काम किया? भाई सही। मुझे बताया कि गरीब आवाम के लिए आपके ऊपर जो बुनियादी ज़रूरत थी, गरीब आवाम की हेल्थ और एजुकेशन, दोनों से मरूं। सही। आज तक ये 2 चीज़ें आप नहीं दे सके हो। आपने देना क्या इनको? खुदा के लिए जो चीज़ें मुल्क में हैं, देखो ना आप, ये अभी आटे की महंगाई होती है तो गंदम चोर बैठे हैं, इंक्वायरी आती है, बाहर फिर रहे। सही। चीनी महंगी, पाकिस्तान बनाता है ना, क्यों महंगी? गंदम है, चावल है, दालें हैं, ज़रूरी मुल्क होते हुए तब भी तमाम चीजें की चीजें महंगी। दुख की बात है। वजह क्या है? कि सजा नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। कि आप वही चीज भला कि खजूर आप जाके खजूर के बाग से लो तो 30-40 रुपए किलो है, यहाँ पहुंच दिया 250-300। यानी ये कहा जा सकता है कि मेरिट की बुनियाद पर सजा और जजा का कानून पाकिस्तान में आपको नहीं मिलता। मेरिट के बगैर नहीं, गरीब को तो फौरन मिल जाती है ना। अच्छा, ये जेलें भरी हुई हैं, इसीलिए तो मैं मेरिट का लफ्ज कोट कर रहा हूँ। मेरिट इनका कौन सा? अभी सजाएं देगा कौन? जिन्होंने देनी है वो खुद अपनी मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे। सही। उनके अपने बाहर खाते बाहर खुले हुए हैं, किसी जाति के फ्लैट है, किसी पता नहीं किसके ब्यूरोक्रेट के। तो जब इंसाफ ही नहीं होगा तो फिर चोरों की जो है वो बम्बार होगी। सही। जब पता है कि इस मुल्क को लूटो, छोटा चोर जो है वो सजा काट सकता है। ये बिलियनर्स ट्रिलियंस के डाकू जो है इनको सही सजाएं कौन देगा? तो साथ ही साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयान की भी बात करते हैं। उन्होंने सुफरा के किरदार को और सुफरा के काम को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, तो उन्हें भी कोई सज़ा मिलेगी या नहीं? क्योंकि उन्होंने तनबीह तो कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में मौजूद हैं वो गिले शिकवे ये करते हैं कि पाकिस्तान में हो तो नौकरी नहीं मिलती और बाहर आकर हम काम करते हैं, मेहनत मजबूरी करते हैं, ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सफारतकार अच्छे नहीं मिलते और हमें मुश्किलात का हम शिकार होते हैं। तो वज़ीर आज़म ने तनबीह कर दी है, क्या उन्हें भी सज़ा मिलेगी? बात यह है कि कल तमाम सफ़ीर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बाहर एम्बेसियों में मौजूद हैं, तमाम को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर ने। जी। बातें तो दिल को लगती हैं, सही। हालात भी ऐसे हैं, परेशानियां भी ऐसी हैं, मसाइल भी ऐसा है, उससे 1000 गुना मसाइल इधर इस्लामाबाद में बहुत है जहाँ खुद प्राइम मिनिस्टर बैठा हो। सही। जो आप जहाँ बैठे हैं, जिस मुल्क जिस शहरों में,
वहाँ पर ठीक नहीं कर रहे। ये बाहर जाके वो सफ़ीर ये जी 6-7 बंदे वो सऊदीया से बुलाए हैं और उनकी इंक्वायरी हो रही है। जब इंक्वायरी होएगी फिर कौन देखेगा भाई? फौरी इंसाफ, बंदों के आपके पास सबूत आए हैं, उनको FIR काट के कल वो किसी जो है ना वो हवालात में बंद होते। जब आप ड्रेस कर रहे थे तो एक कैमरा जो है ना वो जैसे वो जेलों में हवालातों में दिखाते हैं मीडिया वाले, भाई ये 6-7 ने गड़बड़ की है, या देख लो जो बैठे हुए हैं दबड़े में ये बंद है। ऐसा किसी सफ़ीर ने किसी बार जो है ना डिप्लोमेट ने गड़बड़ की तो अगले 24 घंटों में इसी तरीके से ला के बंद करते। सही भैया आप लोग बातों से ये बातें वाले का लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ ये निज़ाम चलेगा तो इंसाफ बर वक्त मिलेगा, चोरों को सजाएं बर वक्त मिलेंगी तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। किस में इतनी हिम्मत होगी? लेकिन बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते तो अच्छा है, वे अवेल भी है, चाहते भी हैं, ख्वाहिश भी है, लेकिन निज़ाम आपका वो तारीख मिल जाएगी, फिर अगली तारीख मिल जाएगी, इतनी देर में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये ऑर्डिनेंस इनको निकालना पड़ेगा। फिर जितने भी बैरोक्रेट हैं वो अंदरूनी मुल्क हूँ बैरून मुल्क हूँ, किसी भी अदारे के क्यों नहीं है, जब आप किसी की अपॉइंटमेंट करते हैं, किसी DPO की करते हैं तो पहले क्राइम रेट देखें और उसको बताएं कि भाई आपको लगाना कि ये क्राइम रेट कम होना चाहिए। नहीं तो ऑर्डिनेंस पे क्या आपको लगता है कि मुल्क चलता रहेगा? नहीं तो ऑर्डिनेंस और कानून साजी कौन करेगा? सही कि ये चोर उसको हिमायत करेंगे? अच्छा, जिन्होंने जेलों में होना था, जमानतें ले लेके बाहर फिर रहे हैं, तो वो उनको वोट देकर कानून साजी करने देंगे? सही। जब आपकी कानून साजी नहीं हो रही है तो आप ऑर्डिनेंस से काम चलाओगे ना। हजारों किस्म के आप जो है ना ऑर्डिनेंस निकाल, सारी हुकूमतें निकालती हैं। सही। तो इन चोरों के लिए एक ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते आप कि इनको बंद रखा जाए उस वक्त तक जो मुल्क का सरमाया वापस नहीं देते? सही। क्या तकलीफ है? और वामे पाकिस्तान इस काज के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है। अगर ये करे, लेकिन करे कैसे? करेगा तो जो साथ बैठे हैं, सुन लो ना, अगर ये करे तो जो साथ बैठे हैं, जो मतलूब है नैब को, तो वो कहाँ जाएंगे? बीच में वजीर भी तो है ना। ये जंगीर तरीन ग्रुप और फलाना ग्रुप, मोनस लाई, ये कहाँ जाएंगे? सही। सबके ऊपर मुकदमात है। सही। इन सब से पैसे कैसे निकलवाएंगे जबकि आपके मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स हैं? सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कल इंकशाफ किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स में 68 करोड़ रुपए की करप्शन हो गई। तो आप उनकी बातें कर रहे हैं कि पैसे निकलवाएं, ये करें वो करें। यूटिलिटी स्टोर्स में 68 करोड़ की करप्शन हो गई तो उनसे पैसे कौन निकलवाएगा? इंकशाफ जी, इंकशाफ हुआ है ना। हाँ जी। अभी इंकशाफ को क्या अवाम चाटेगी? सही कि जी वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंकशाफ हो गया, इंक्वायरी में साबित हो गया। अवाम को क्या हासिल है इसका? अवाम को ऐसा कानून चाहिए कि ये 68 करोड़ की करप्शन है, फला फला बंदा अनवाल है, इनको लाओ, इनके साथ से जो है ना सारे जो है ना सेल आउट करो और हुकूमती खजाने में डालो और इनको जेलों में डालो। सही। आपको अवाम में पाकिस्तान को तब रिलीफ मिलेगा। अवाम पाकिस्तान को ये कागज लहरा के ये TT अकाउंट में जनाब इतने अरब है, पापड़ में इतने अरब है, वो अवाम को इससे क्या गरज है? सही। अवाम चाहती है कि इनके तमाम असासे मुंजमद करके उनको सेल आउट करे और इनको जेलों में डाले, तब जाकर जो है निजाम आपका फिट होगा। अदरवाइज तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अवाम को भी कोई उम्मीद नहीं है। अवाम समझ गई है कि इन तकरीरें जो है ना खोखली तकरीरें। सही। तकरीरों से जो अवाम की उम्मीदें हैं वो भी सारी की सारी दम तोड़ गई हैं। थोड़ी सी बात करेंगे मांडला साहब कोरोना सूरत हाल पर भी। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल जो बिगड़ रही है, तो हुकूमती इकदाम को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ईद की आमद भी है, अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अवाम भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए बात यह है जी, कोरोना की वबा है जी, जो हुकूमती SOP है उसके ऊपर अमल करें अवाम, यही दरख्वास्त है। अपने आप को भी सेफ रखें, अपने अजीज़ कारब को ख्याल रखें। तो ये सारी ज़िंदगी है, तो ये ईदें भी हैं, शबरातें भी हैं, सारा कुछ है, ये सारे खुशियों के मौके हैं। अपनी सेहत, दूसरों की सेहत, सबका ख्याल रखने के लिए यही एक SOP जो है। क्योंकि हमारा सिस्टम तो इतना वैसे नहीं है कि आपका हेल्थ सेक्टर तो वैसे बैठा हुआ है, तो ये खुद एहतियात करें ताकि ये कल तवक्को ना रखें कि जी अस्पतालों में आपने देखा नहीं कि ये कोरोना में जितनी करप्शन उन्होंने की है, वो एक टेस्ट, गरीब आदमी तो टेस्ट बाहर से कराते थे, और टेस्टों की कीमतें आपने देखी। यहाँ तो मुल्क में जिस चीज़ की तलब बढ़ती है उसकी कीमतें आसमानों पर पहुँच जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अवाम पाकिस्तान खुद अपनी एहतियात करे
और जितनी भी SOP सख्ती से अमल करें उनके ऊपर। सही, अवाम को एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना एक मूजी वबा है और जितनी आप एहतियात करेंगे उतना ही बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।